घना जंगल पड़ा। चलते चलते उन्हें एक जगह ढेर सारी हड्डियां बिखरी दिखाई पड़ती हैं। सभी वहीं रुक जाते हैं और इस बात को लेकर विवाद हो जाता है कि यह हड्डियां किस जानवर की हैं। तभी एक ब्राह्मण बोलता है, चलो बेकार की बहस बंद करो, मैं अभी अपनी तंत्र विद्या से इन हड्डियों को जोड़ देता हूँ। और देखते देखते एक शेर का कंकाल तैयार हो जाता है। यह देख दूसरा ब्राह्मण अपनी विद्या का प्रदर्शन कर सबको प्रभावित करना चाहता है और उस कंकाल में मांस व चमड़ी लगा देता है। अब भला तीसरा ब्राह्मण कहाँ पीछे रहने वाला था। वह हंसते हुए बोला, तुम सब ये क्या बचकानी हरकतें कर रहे हो? मैं दिखाता हूँ असली विद्या। मैं इस शेर में अभी प्राण फूंक इसे जीवित कर देता हूँ। और ऐसा कहकर वह मंत्रोच्चारण करने लगता है। ठहरो, ठहरो! चौथा ब्राह्मण जोर से चीखता है, तुम ये क्या कर रहे हो? अगर ये शेर जीवित हो गया तो। अभी वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता है कि मंत्रोच्चारण कर रहा ब्राह्मण उस पर गरज पड़ता है, मूर्ख, अल्प बुद्धि, विद्वानों के बीच अपनी जुबान दोबारा मत खोलना। और वह पुनः मंत्र पढ़ने लगता है। चौथा ब्राह्मण समझ जाता है कि यहाँ कोई उसकी बात नहीं मानेगा और वह तेजी से भागकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। उधर मंत्र की शक्ति से शेर में प्राण आ जाते हैं। शेर तो शेर है, हिंसक, घातक, प्राणनाशक। वह क्या जाने उसे किसने बनाया, क्यों बनाया? वह तो बस मारना और खाना जानता है। देखते देखते शेर ने तीनों ब्राह्मणों को मार डाला और अपना पेट भर घने जंगलों में ओझल हो गया। चौथा ब्राह्मण सही समय देखकर गांव की तरफ वापस लौट गया। वह मन ही मन सोच रहा था, ऐसा ज्ञान किस काम का जो इंसान की सूझबूझ और समझदारी को क्षीण कर दे। दोस्तों, कभी भी अपनी पढ़ाई लिखाई का घमंड नहीं करना चाहिए और अपने आगे दूसरों को मूर्ख नहीं समझना चाहिए। शह और मात प्रस्तुत कहानी में एक सेठ एक बूढ़े व्यक्ति को बातों में लेकर उसकी गाड़ी और बैल हड़प लेता है, परंतु अंत में उसकी चाल उल्टी पड़ जाती है और वह गाड़ी और बैल लौटाने के साथ साथ जुर्माना भी देने को मजबूर हो जाता है। गांव का एक बूढ़ा चौधरी लकड़ियों से भरी गाड़ी लेकर करीब के नगर में बेचने के लिए आया। एक सेठ ने गाड़ी को नजर भरकर देखने के बाद गाड़ी का दाम पूछा। चौधरी ने कहा, एक ही दाम बता दूं, पूरे 5 रुपए लूंगा, कमी बेशी मत करना। सेठ ने कहा, हाँ, गाड़ी के पूरे 5 ही दूंगा, चल मेरी हवेली तक तो चल। ऐसा कहकर सेठ के साथ चौधरी उसकी हवेली गया। वहां पहुंचकर पहले गाड़ी में जुते बैलों की गर्दन से गाड़ी का जुआ हटाया, बैलों को एक तरफ बांधा, गाड़ी से लकड़ियां निकालकर आंगन में रख दी। सेठ ने खुशी खुशी 5 रुपए दिए। चौधरी जब अपनी गाड़ी में बैलों को जोतकर वापस जाने लगा तो सेठ ने चौधरी को रोका और कहा, गाड़ी का मोल करते हुए बैल जुते हुए थे, इसलिए अब बैल मेरे हैं। चौधरी को काटो तो खून नहीं, उसने कहा। मैंने लकड़ियों के दाम बताए थे। सेठ ने तपाक से कहा, पर मैंने तो गाड़ी का दाम पूछा था और गाड़ी के दाम देने की बात की थी। अब चुपचाप चलता बन, मेरे यहाँ झगड़ा टंटा नहीं चलेगा। चौधरी के बार बार कहने पर भी सेठ अपनी बात पर अड़ा रहा। चौधरी को समझाया, दुनिया में जबान से ही बरकत होती है, जबान से पलट जाए वह आदमी कैसा। बेचारा चौधरी पांव घिसटता हुआ घर पहुंचा। घर में पहुंचते ही बड़े बेटे ने गाड़ी के बारे में पूछा। चौधरी ने खींच कर कहा, बैलगाड़ी तो ठिकाने लगी, उस चतुर सुजान सेठ के आगे मेरी एक न चली, ठेठ शहर से पांव रगड़ता आ रहा हूँ। चौधरी ने अपने बेटों को ब्यौरेवार पूरी बात बताई। कहा, मैं तो खूब गिड़गिड़ाया, पर उसने तो एक ही आंकड़ी पकड़ ली कि आदमी की जबान एक होती है। चौधरी के 4 बेटे थे, चारों की आंखों में खून उतर आया। छोटे बेटे ने सेठ से हिसाब चुकता करने की ठान ली
अगले दिन उसने अपने पिता से सेठ का हुलिया अच्छी तरह समझा और नगर में जाकर उसी चौक में गाड़ी खड़ी कर दी। कल का दांव सेठ के लिए मुफीद रहा था। गाड़ी देखकर उसकी बाछें खिल गईं। पास जाकर गाड़ी का मोल पूछा। गाड़ी वाले ने भी कहा, सेठ जी,